गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज फिर से आपके समक्ष बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 का 1 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। ये हमारा आज सेकंड पार्ट है। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में हमने सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं का अध्ययन किया था। तो आज ये हमारा सेकंड पार्ट है और इसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन के कारक। मीन्स हमारे समाज को परिवर्तन करने के कौन कौन से कारक होते हैं, किसके इन कारकों द्वारा हमारे समाज में परिवर्तन पैदा होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन के कारक कितने प्रकार के हैं। ये 5 प्रकार के कारक हैं। पहला है भौतिक का वातावरण, दूसरा है जैविक दशाएं, तीसरा है भौगोलिक कारक, चौथा है सांस्कृतिक दशा कारक और पांचवा है जानकीय कारक। ये हमारे 5 प्रकार के कारक हैं जिनको हम सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत पढ़े और समझेंगे। तो समझ लेते हैं पहला भौतिक वातावरण क्या है। भौतिक वातावरण समाज की अपने एक भौतिक वातावरण होता है। आप सब तो जानते हैं कि हमारे समाज का एक अलग अलग भौतिक वातावरण होता है। इस वातावरण के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि भूमि, जलवायु, जल के स्रोत और क्या बोलते खनिज पदार्थ आदि चीजें हम भौतिक वातावरण के अंतर्गत देखते हैं। मतलब अलग अलग के जो हमारा एरिया होता है या हमारा राज्य है या हमारा समाज अलग है, तो उसके एरिया के हिसाब से हमारा अलग अलग वातावरण होता है, अलग अलग उसकी भूमि होती है, अलग अलग जलवायु होती है, अलग अलग जल होता है, खनिज पदार्थ होते हैं और ये सब पाए जाते हैं। पर इन चीजों के साथ कैसे हमारे समाज में सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत भौतिक वातावरण होता है, किस प्रकार। चलिए उदाहरण की हेल्प से हम समझ लेते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश में प्राकृतिक आपदा समय समय पे आती रहती है। तो सुना ही होगा आपने न्यूज़पेपर में कि कभी कभी या साल में 1-2 बार हमारे देश में प्राकृतिक आपदा आती रहती है। यह आपदा किस किस रूप में आती है, जैसे बाढ़, तेज हवाएं, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी आदि के माध्यम से हमारे देश में ये इस तरह से आपदा आती रहती है। पर इस आपदा के आने के बाद क्या देखने को मिलता है, जिस भी स्थान पे या जिस भी राज्य में यह आपदा आती है, वहां का जो सामान होता है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। देखा ही होगा, पेपर में पढ़ा ही होगा कि बिल्कुल लोगों के घर एकदम बिखर जाते हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं होता है, रहने की कोई जगह नहीं होती, पीने का पानी नहीं होता है। तो जब इस प्रकार की आपदा आ जाती है तो लोग क्या करते हैं कि अपनापन छोड़ के दूसरों की भी हेल्प करते हैं। जिस एरिया में ये मतलब तूफान या सर की कुछ भी आपदा आती है, तो लोग अपना भेदभाव छोड़ करके एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें किस प्रकार की हमारी सामाजिक परिवर्तन हुआ, मतलब भौतिक वातावरण के अंदर का कैसे परिवर्तन हुआ। तो अब मेन बात तो ये है कि जब ये आपदा आ जाती है और इस आपदा से उभरने के लिए लोग जब अपना स्थान छोड़ देते हैं, मतलब अपना घर छोड़ देते हैं, क्योंकि उस जगह पर उनका घर बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका होता है, तो रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए या फिर कोई व्यवसाय करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। तो इस स्थिति में कई परिवार जो होते हैं वो अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान, दूसरे राज्य या दूसरे समाज के अंतर्गत चले जाते हैं। जब वो समाज के अंतर्गत चले जाते हैं या दूसरे राज्य में चले जाते हैं, तो वो उसमें क्या ढूंढते हैं, नया घर ढूंढते हैं, कुछ नया व्यवसाय है, खाने पीने के लिए नई व्यवस्थाएं करते हैं। तो ये सब चीजें क्या हो गई, यही सब चीजें हमारी भौगोलिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं। मतलब जब हम एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में जाते हैं जीवन यापन करने के लिए, तो वो फिर से अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में एडजस्टमेंट जो करते हैं, क्योंकि वहां की तो जलवायु भी अलग है, वहां का पानी भी अलग है, वहां का एटमॉस्फेयर अलग है, वहां के लोग अलग है,
वहाँ का व्यवसाय अलग है, तो सब कुछ अलग है। इसी को हम बोलते हैं भौतिक वातावरण को के द्वारा सामाजिक परिवर्तन प्राप्त करना। तो पहला पॉइंट तो आपने समझ लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं जैविक दशाओं के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से होता है। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत जैविक कारकों में जनसंख्या का गुणात्मक पहलू आता है। जनसंख्या के गुणात्मक आकार, निवरण, सूचना आदि में परिवर्तन से व्यापक सामाजिक परिवर्तन होता है। मीन्स जब जैविक दशाएं आ जाती हैं तो इसमें क्या होता है कि एक जनसंख्या का जो घनत्व है वो बढ़ा हुआ होता है, और इसमें हम इस प्रकार से भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप, जैसे भारत हमारा बहुत बड़ा देश है और इसमें बड़े बड़े नगरों में बहुत बड़े बड़े औद्योगिक मतलब धंधे या औद्योगिक मतलब काम होते हैं या कौन सी संस्थाएं चलती हैं। तो जो गांव के लोग हैं या कुछ ऐसे एरिया के लोग हैं जहाँ पर व्यवसाय नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, अपना वहाँ के लोग, वहाँ के जो पुरुष हैं, अपने घर को छोड़ के अपने फैमिली के लिए कोई और मतलब शहरों में जाते हैं, कुछ और नगरों में जाकर के कुछ नया व्यवसाय चालू करते हैं। तो उससे क्या होता है, जब वो अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे काम की तलाश में या नगरों की तलाश में आते हैं, तो वहां का जो स्त्री पुरुष का जो अनुपात होता है वो बिगड़ जाता है। तो आप सोच सकते हैं, जब किसी भी राज्य में मजदूर वर्ग की संख्या ज्यादा हो जाएगी या कुछ ऐसे वर्ग की संख्या ज्यादा हो जाएगी जो काम की तलाश में अलग शहरों से या अलग देशों से आए हैं, तो क्या होगा, वहां के जो स्त्री पुरुष का जो अनुपात है वो बढ़ जाएगा। आप सोच सकते हैं, जब अनुपात बढ़ जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, तब हम देख पाएंगे कि वहां पर अपराध बढ़ रहे हैं, वहां पर किशोरा अपराध बढ़ रहे हैं, और क्या बोलते हैं वहां पर मानसिक रोग भी आपको देखने मिल जाएंगे। जैसे कुछ मानसिक रोग इस तरह से होते हैं, जैसे कुछ लोग तो भाई अपराध ही कर रहे हैं, जानबूझ कर रहे हैं अपराध, लेकिन कुछ लोग मानसिक तनाव में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अपने घर में अपना घर छोड़ के जॉब करने के लिए आया हूँ, बट वहां पे उनको अपनी मतलब शिक्षा के अनुसार व्यवसाय नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से भी वो लोग मानसिक रोग बन जाते हैं। इससे क्या होता है, जब वो मानसिक रोग बन जाते हैं तो ये भी एक हमारा बहुत बड़ा पॉइंट है जैविक दशाओं के अंतर्गत जो आता है। तो जब लोग बढ़ जाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, अपराध बढ़ जाएगा, मानसिक रोग के लोग बढ़ जाएंगे, किशोरा अपराध बढ़ जाने में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। फिर और एक पॉइंट क्या हो सकता है, भारत में बड़े बड़े नगरों में अत्यधिक भीड़ भाड़ और बस्तियों की समस्या है, जिससे लोगों का चरित्र और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो आप जानते हैं कि जैसे भारत में जो अधिक संख्या की वजह से जो हमारा जो रहने का वातावरण है बहुत ही भीड़ भाड़ वाला हो गया है। तो उस भीड़ भाड़ के अनुसार क्या देखने मिलता है कि बस्तियों में बहुत गंदगी है, वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य और चरित्र भी सही नहीं है, क्योंकि जब इतना भीड़ भाड़ वाला एरिया मिलेगा तो हमारा स्वास्थ्य और हमारा चरित्र भी बिगड़ सकता है। तो इस कारण यही हमारा कारण है जैविक दशाओं के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन का होना। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, प्रौद्योगिक कारण के अनुसार सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार होता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से सामाजिक परिवर्तन में बहुत ही बदलाव देखने को मिला है। इससे लोगों के जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रौद्योगिकी मतलब जो हमारे देश में विज्ञान और नए नए जो वैज्ञानिक लोग आविष्कार कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रौद्योगिक कारक। तो इसके तरफ क्या देखते हैं, विज्ञान के तरफ क्या देख रहे हैं कि आज के टाइम पे जो नए नए इलेक्ट्रॉनिक सामान आ रहे हैं, फ्रीज, एसी और क्या बोलते हैं मिक्सी, है ना, घरेलू उत्पादन के सामान जो देखने को मिलते हैं, कंप्यूटर, टेलीफोन वगैरह आदि चीजें जो आप देख सकते हैं, माइक्रो ओवन वगैरह का आविष्कार हुआ है। इस कारण से भी
लोगों की जीवन शैली में बहुत परिवर्तन आया है। तो ये भी तो समाज के अंतर्गत आता है। जब प्रौद्योगिकी कारक आएगा तो सामाजिक परिवर्तन तो होगा ही होगा। तो जब नई नई चीजें हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि इसमें प्रौद्योगिकी कारक की वजह से सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। और जब ये मतलब कारक हुआ है तो क्या हुआ, लोगों की जीवन शैली में, विचारधारा में, सामाजिक जीवन एवं सामाजिक संबंधों में महान परिवर्तन आया है। मतलब इन सब चीजों की वजह से समाज में बहुत ज्यादा ही परिवर्तन आ गया है, जिसके कारण मनुष्य के सामाजिक जीवन पे अनेक प्रभाव पड़े हैं। तो क्या प्रभाव पड़े हैं, चलिए हम देखते हैं। तो बच्चों, प्रौद्योगिक कारक के अंतर्गत किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, ये इसकी एक लिस्ट है। चलिए देख लेते हैं क्या है। पहला है एकांकिक जीवन सांस्कृतिक की शुरुआत, मीन्स एकांकिक जीवन। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं जब व्यक्ति कुछ अपना अच्छा कर लेते हैं या कुछ अपना अच्छा व्यवसाय कर लेता है तो वो फैमिली से अलग होकर रहना चाहता है। तो इस वजह से आज के टाइम पे एकांकी जीवन संस्कृति की स्थापना देखने को मिलती है। ये भी सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है और ये भी बहुत ही मुख्य पॉइंट है। दूसरा, सामुदायिक जीवन का ह्रास, मीन्स आज के टाइम पे क्या देखा जा रहा है कि लोग जो समुदाय में पड़े रहते थे कि आसपास के लोग निकल के घर से बाहर बैठ के बातचीत करते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, तो आज के टाइम पे वो सब चीजें खत्म हो गई है। लोग समुदाय में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो अपने आप को अलग ही रखना चाहते हैं। तो ये हो गया है दूसरा पॉइंट, किसमें सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत प्रौद्योगिक कारक में देखने को मिलता है। तीसरा क्या है, धन व व्यक्तिगत गुणों पर ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा, मतलब धन। आज के टाइम पर जिस व्यक्ति के पास धन है और या फिर जिस व्यक्ति के पास कुछ अच्छे गुण है या कुछ अच्छा नाम है उसके पास, तो उन्हीं व्यक्तियों को लोग आजकल पूछते हैं। अन्यथा जो व्यक्ति के पास धन नहीं होता या कुछ भी तरह से नहीं मिलता है, कोई नाम है, कोई नाम नहीं, कोई अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है, तो और समाज के लोग उसको नहीं पूछते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन है। तीसरा है शहरीकरण, फोर्थ है इसका शहरीकरण। इसमें क्या देखने को मिलता है, शहरीकरण के अंतर्गत जब समाज के लोग जो हैं उनका मतलब उनकी सोचने की क्षमता कुछ अलग हो रही है। तो हर व्यक्ति सोच रहा है, जो गांव का व्यक्ति भी है, जो खेती बाड़ी करता है, वो सोच रहा है कि मैं अगर शहर में बसूं, वहां पे अपना व्यवसाय करूं और व्यवसाय करने के बाद अच्छा धन कमाऊं। इस कारण से भी लोगों में शहरीकरण की ओर जाने की भावना बढ़ रही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त परिवार का विघटन। मतलब जब लोग अच्छा काम कर ले रहे हैं, अच्छा उनके पास नाम है, अच्छे गुण है, तो आज के टाइम पर हर फैमिली के जो बच्चे हैं वो अलग रहना चाहते हैं। वो परिवार, एक संयुक्त परिवार, जो दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा लोग साथ रहना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अपनी छोटी सी फैमिली लेकर अपना अलग रहूं और मुझे उन लोगों से बिल्कुल भी कोई मतलब ना हो। उसके बाद आती है आवास की समस्या का प्रारंभ। तो आप समझ सकते हैं जब लोगों में संयुक्त परिवार की भावना खत्म हो जाएगी और वो सोचेंगे कि हम सिर्फ मैं मतलब एकांकी जीवन व्यतीत करो, तो क्या समस्या उभरेगी, आवास की समस्या को भी देखने को मिलेगी। जब लोग अलग हो जाएंगे तो हर एक फैमिली के लिए अलग अलग घर चाहिए, तो इस वजह से भी समाज में आवास की समस्या बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, मानसिक संघर्षों व रोगों को जन्म। जब सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत प्रौद्योगिक कारक के अंतर्गत आप देखेंगे कि क्या देखने को मिलता है, इस मानसिक संघर्ष और रोगों को जन्म कैसे देता है। आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति का स्तर जो है वो अलग अलग है, उसकी धन कमाने की क्षमता अलग अलग है और हर व्यक्ति सोचता है कि वो कुछ अच्छा करे। इस स्थिति में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या कुछ लोग या इस तरह से होते हैं जो ना तो अधिक धन कमा सकते हैं और ना ही धन कमाने की वजह से वो अपना अच्छा जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। तो वो स्थिति में सोचते हैं कि क्या बोलते हैं कि मेरे पास धन होता तो मेरे पास ये भी होता, वो भी होता, ऐसा भी होता, वैसा भी होता। तो जब वो इन सब चीजों को नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो उनके पास एक मानसिक रोग दिमाग में उत्पन्न होने लगता है।
तो वो मानसिक संघर्षों से गुजरने लगते हैं। मतलब और रोगों को जन्म मिलता है जब आदमी की मानसिक स्थिति खराब होगी तो क्या होगा, रोगों का जन्म होगा उसकी शरीर में, तो शरीर में रोगों का जन्म हो जाएगा। इसके वजह से मानसिक और संघर्ष को मतलब लोगों को संघर्ष का जन्म होता है। फिर क्या है, जब प्रौद्योगिकी कारक बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट है विवाह संस्था में बदलाव, प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह का जन्म, अधिक उम्र में विवाह व तलाक प्रथा का प्रारंभ। जब समाज में परिवर्तन देखने को मिला तो आप ये भी देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या देखने को मिल रहा है। अब समाज में आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति प्रेम विवाह करना चाहता है, या फिर अंतरजातीय जो अपनी कास्ट में ना रह करके किसी और धर्म में किसी और जाति में विवाह करना चाहता है। और क्या बोलते हैं, बहुत से लोग ये करते हैं कि मैं भी विवाह नहीं करूंगा या अभी विवाह नहीं करूंगी, मैं कुछ अच्छा बनना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मैं किसी फील्ड में कुछ अपना नाम करना चाहती हूँ। तो इस वजह से क्या देखने को मिलता है कि कुछ लोग जल्दी शादी या जल्दी विवाह नहीं करते हैं। ये भी आजकल समाज में बहुत देखने को मिलता है। और जब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश विवाह हो जाता है और लोगों की सोच जो एक साथ नहीं मिलती है हस्बैंड वाइफ की, तो क्या होता है कि तलाक की वजह से तलाक की प्रथा कभी देखने को मिलता है। जब इंसान की सोच विचार नहीं मिलेंगे, उनकी भावनाएं नहीं मिलेंगी, तो क्या होगा, लोगों में तलाक लेने की इच्छा जागृत होती है। इस वजह से समाज में तलाक प्रथा भी प्रारंभ होने लगी है। लास्ट में पूंजीवाद को प्रोत्साहन। अब प्रौद्योगिकी कारक के अंदर पूंजीवाद तो आएगा भाई, क्योंकि जब विज्ञान के क्षेत्र में अधिक से अधिक कुछ न कुछ आविष्कार होंगे तो प्रौद्योगिकी भी बढ़ेगा और उसके वजह से जो पूंजीपति लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। और कभी कभी आप देखते हैं कि जब जो लोग पूंजीवादी लोग भी होते हैं उनको ही लोग अक्सर करके पूछते हैं, अन्यथा इसके अलावा कुछ लोगों को नहीं पूछते हैं। तो पूंजी वाले लोगों का बोलबाला हो गया है और जो निम्न स्तर का व्यक्ति है उसे आज के टाइम पे कोई समाज में पूछता नहीं है। तो ये हमारा प्रौद्योगिकी कारक के अंतर्गत कुछ फैक्टर्स है जिसको हमने समझा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक कारक के अनुसार सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है। सांस्कृतिक व्यवस्था भी सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर ही मानव जीवन निर्मित एवं नियंत्रित होता है। सांस्कृतिक मूल्यों के ह्रास के कारण ही आज अतीत से चली आ रही संयुक्त परिवार व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। पारिवारिक विघटन में अभिवृद्धि हुई है। दाम्पत्य जीवन में कठोरता बढ़ गई है। तलाक के मामले दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। प्रेम विवाह में बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने के उद्देश्य से विवाह देर से करने की प्रथा प्रचलित हो रही है। सीमित संतानें पैदा करने और कम संतानें पैदा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस प्रकार सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के कारण भी अनेक सामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो बच्चों, जैसे मान लीजिए सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण कैसे हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि संस्कृति के अंतर्गत हम धर्म, विचार, मूल्य, विश्वास, प्रथा, परंपरा, विभिन्न संस्थाएं आदि हमें देखने को मिलती हैं। तो जब हमारी संस्कृति में कुछ मतलब नियम बदलेंगे या कुछ में कुछ बढ़ोतरी परिवर्तन आएंगे तो हमारी संस्कृति परिवर्तित हो जाएगी। मतलब हमारे विचार बदल रहे हैं, हमारी सभ्यताएं बदल रही है, हमारे रहने का बोलने का ढंग बदल रहा है। तो इस कारण हमारी सांस्कृतिक कारक के कारण हमारे समाज परिवर्तन को देखने को मिलता है। फिर लास्ट हमारा है जानकीय कारक। इसमें हम समझेंगे तो जानकीय कारक जो है हमारे सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत देश बहुत विशाल देश है, तो उसकी जनसंख्या भी बहुत ही अधिक है। पर कभी कभी जब जनसंख्या अधिक हो जाती है तो क्या देखने को मिलता है
कि सभी नागरिकों को उपयुक्त खाद्य पदार्थ खाने को नहीं मिलता है। उनके पास विटामिन और प्रोटीन्स भरपूर खाने की कमी हो जाती है, जिस कारण वो निर्धन होने के कारण वो क्या करते हैं, उनका स्तर जो है एकदम गिर चुका होता है। तो जब उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलेगा और अच्छा उनका रहन सहन नहीं होगा तो क्या होगा, उनकी जब खाना खाने को नहीं होगा तो रहन सहन अच्छा नहीं होगा तो क्या देखने को मिलेगा कि जीवन और मृत्यु दर में बढ़ोतरी या बढ़ोतरी इस तरह से देखने को मिलेगी। जब समझ सकते हैं, जब खाने को नहीं मिलेगा किसी समाज के लोगों को तो क्या होगा, वहां पे मृत्यु दर जो है वो बढ़ती जाएगी। जब मृत्यु दर बढ़ती जाएगी और जीवन दर घटती जाएगी और जो भी इस जीवन दर में जो बच्चे हो रहे हैं उनमें क्या देखने को मिलता है, उनके पास बिल्कुल भी मतलब अच्छे जब खाने को नहीं मिलेगा अच्छा तो उनकी जो शारीरिक स्थिति है वो बहुत ही लाचार टाइप की होगी। तो उनका भी मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। तो ये जानकी कारक के अंतर्गत आता है, क्योंकि जब मृत्यु दर बढ़ेगी और जन्म दर कम हो जाएगी, लोगों को खाने को अच्छा नहीं मिलेगा, निर्धनता फैलेगी, तो ये जानकी कारक के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। क्योंकि जब जानकी कारक होगा, जानकी कारक आपको सामाजिक परिवर्तन के अंदर देखने को मिलेगा तो आप सामाजिक परिवर्तन के कारक को कम करने में सक्षम नहीं रहेंगे। तो बच्चों आज हमने इस सेकंड पार्ट में क्या पढ़ा है, सिर्फ सामाजिक परिवर्तन के कारक पढ़ा है। ये हमारा बहुत ही लंबा टॉपिक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए। फिर मिलते हैं। गुड बाय, थैंक यू।